अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने दो हिसाबी सवालात 14.8 और 14.9 को हल करना सीखा और ये भी सीख लिया कि घरों में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह से बनाया जाता है। आज की क्लास में बकिया दो हिसाबी सवालात यानी कि 14.10 और 14.11 को हल करना सीखेंगे। पूरे लेक्चर में सिर्फ दो सवालात, इसका मतलब है कि सफ़र थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, चीज़ों को एक दूसरे को जोड़ के समझेंगे तो समझने में भी आसानी होगी और जब आप हल करने लगेंगे तो आपको तब भी आसानी होगी। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेक्चर के आगाज़ में भी आपको बता चुका हूं कि हम आज के इस लेक्चर में आगाज़ करेंगे अपने हिसाबी सवालात में से 10वें सवाल का, यानी कि सवाल नंबर 14.10 का। तो चलें सबसे पहले हम 14.10 की इबारत पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि इस इबारत में क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। उन चीज़ों को हम दिया गया डाटा उसकी हेडिंग में लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या चीज़ें हमसे मतलूब की जा रही हैं और फिर इसके हल की जानिब बढ़ेंगे। तो चलिए इबारत पढ़ते हैं। इबारत में कहा जा रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब और 4 किलोवाट पानी के हीटर को 250 वोल्ट सप्लाई के साथ मुंसलिक किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं जिनकी पावर्स दी गई हैं। इसको मैं P1 कह देता हूँ, इसको P2 कह देता हूँ। P1 बल्ब की पावर है, P2 पानी के हीटर की पावर है और इनको जोड़ा गया है एक अदद पावर सप्लाई के साथ, यानी कि इसके जो वोल्टेजेस हैं वो 250 वोल्ट हैं। इस सवाल में हमें ये नहीं बताया गया कि ये सीरीज़ में जोड़े गए हैं या पैरेलल में जोड़े गए हैं, तो हम इसे ये समझेंगे कि इनफरादी तौर पर इसे 100 वाट के बल्ब को भी 250 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ा गया है और इस 4 किलो वाट वाले पानी के हीटर को भी 250 वोल्ट सप्लाई वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो चलें देखते हैं कि मालूम क्या क्या करना है। हमें मालूम करना है हर अप्लायंस में से बहने वाला करंट, यानी पावर 1 यानी कि बल्ब के अंदर से बहने वाला करंट और पानी के हीटर में से बहने वाला करंट, और इस्तेमाल के दौरान हर अप्लायंस की रेजिस्टेंस, यानी कि बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी और इस पानी के हीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले हेडिंग देना पड़ेगी दिया गया डेटा और देखेंगे कि इस डेटा के अंदर हमें क्या क्या चीज़ फराहम की गई है। सबसे पहले तो है P1 जो कि बराबर है 100 वाट के। इसके अलावा P2 जो कि है 4 किलो वाट के बराबर है और जो सप्लाई है वो है 250 वोल्ट्स। अब आपने मालूम क्या क्या करना है, चलें उसकी हेडिंग लिखेंगे कि हमें मतलूब क्या है। तो हेडिंग दी गई मतलूब की, हमें मतलूब है हर अप्लायंस में से बहने वाला करंट, यानी कि इस बल्ब के अंदर से बहने वाला करंट जिसे मैं I1 का नाम दूंगा, ये भी मालूम करना है, और I2 यानी कि पानी के हीटर में से बहने वाला करंट, ये भी मालूम करना है। इसके अलावा मालूम करना है इस्तेमाल के दौरान हर अप्लायंस की रेजिस्टेंस, यानी कि बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी और साथ ही साथ पानी के हीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी। तो चलें हमें मतलूब भी लिख लिया है। यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं ए की और यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं बी जूस की, ताकि चीज़ें कन्फ्यूजन से बचा जा सके, कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। चीज़ों को हल की हेडिंग देंगे, बल्कि यहाँ जगह कम है, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं हल की और चलते हैं पहले जूस की जाने। पहले जूस को आप हेडिंग दे लेंगे, यहाँ से हम ए जूस हल करने चले हैं। हमें दी गई हैं चीज़ें पावर और वोल्टेज, हमें करंट मालूम करना है। ज़रा जहन में लाएं ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर पावर, वोल्टेज और करंट इन तीनों को आपस में मरबूत किया जाता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल
ठीक पहुँचे हैं। हमारे पास वो फार्मूला होता है P बराबर है V ज़रबे। अब मुझे अगर पहले अप्लायंस में से मालूम करना है करंट, तो पावर इसकी 1 हो जाएगी और करंट 1 हो जाएगा। हमें I1 मालूम करना है, तो I1 के लिए फार्मूला एडजस्ट कर लेंगे। हम लिखेंगे I1 बराबर हो जाएगा P1 बटा V। P1 और V की कीमतें दर्ज करेंगे, लेकिन अभी ये तसल्ली करेंगे कि ये जो कीमतें हैं ये SI यूनिट्स में दी गई हैं। P1 है वाट के अंदर, V है वोल्ट के अंदर। तो ठीक है, हमारे पास चीज़ें अगर SI यूनिट्स में दी गई हैं तो कीमतें दर्ज कर देते हैं। P1 की कीमत है जी 100 बटा V की कीमत है हमारे पास 250। जब आप इसको तकसीम करेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर तो I1 की कीमत आएगी 100 बटा 250 को जब हल करेंगे आंसर आएगा 0.4। और आप जानते हैं कि करंट का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है एम्पेयर। तो इस तरह से आपने ए जुज़ का पहला हिस्सा हल कर लिया है, यानी कि आपने बल्ब के अंदर से बहने वाला करंट मालूम कर लिया है और वो है 0.4 एम्पेयर। इसी तरह से दोबारा से फार्मूला लगाएंगे I2 के लिए, वो बन जाएगा P2 बटा V। अब P2 की कीमत क्या है हमारे पास 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट को सबसे पहले लाजिम है कि बदल दिया जाए SI यूनिट्स में। किलो का मतलब है 1000, तो 4 को 1000 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 4000 वाट। तो चलें अब लिखें 4000 बटा 250। तो जब इसको करेंगे तो एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 400 बटा 25। और इस तरह से I2 की कीमत निकलेगी 16 और यूनिट इसके भी आएंगे एम्पेयर के अंदर। तो इससे हमें ए जुज़ के अंदर जो चीज़ कही गई थी वो हमने मालूम कर ली है। इसका मतलब है कि ए जुज़ में I1 और I2 हम दोनों मालूम कर चुके हैं। तो चलें बढ़ते हैं बी जुज़ की जानिब जिसमें हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब हमारे पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि हम जिसको इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस निकाल सकें। तो आप जानते हैं कि ओहम का कानून हमारे पास मौजूद है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओहम के कानून के मुताबिक, ओहम का कानून क्या कहता है? ओहम का कानून कहता है कि V बराबर है IR। अगर यहाँ से मैं R के लिए फार्मूला लिखूं तो R के लिए फार्मूला बन जाएगा R बराबर है V बटा I। अगर मुझे चाहिए R1 तो मुझे करंट भी पहले बल्ब वाला लेना पड़ेगा, पहले अप्लायंस वाला लेना पड़ेगा। कीमतें दर्ज करें। V की कीमत क्या थी 250 और I1 की कीमत क्या है 0.4 एम्पेयर। कैलकुलेटर पे हल करें तो R1 की कीमत आएगी 625 और यूनिट्स R के क्या होते हैं SI में? ये होते हैं जी ओहम्स। तो अब इस चीज़ को हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, यानी कि बी जुज़ के अंदर जो पहली चीज़ हमें मालूम करनी थी वो हम मालूम कर चुके हैं। इसी तरह से R2 को भी मालूम करेंगे। R2 के लिए फार्मूला बन जाएगा R2 बराबर है V बटा I2। कीमतें दर्ज करें। V बराबर है 250 के, I2 की कीमत हम निकाल चुके हैं बराबर है 16 के। तो R2 की कीमत हल करें ज़रा इसे कैलकुलेटर पे, वो आएगी 15.62 और 7 यूनिट्स आ जाएंगे SI जो के होते हैं ओहम। जिसका मतलब है कि हमने R2 भी हासिल कर ली है। तो इससे हमने जो चीज़ें मतलूब थी सारी की सारी हल कर ली हैं। तो चलें क्यों ना हम यहाँ पे नतीजे की हेडिंग दें कि हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस हिसाबी सवाल में क्या चीज़ अख़ज़ की है। हमने ये चीज़ अख़ज़ की है कि अगर पहले बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट हो, दूसरा जो पानी का हीटर है उसकी पावर 4 किलोवाट हो, इसको जोड़ा जाए एक ऐसे सोर्स के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट हो, तो बल्ब में से बहने वाला करंट होगा 0.4 एम्पेयर। पानी के हीटर में से बहने वाला करंट होगा 16 एम्पेयर। बल्ब की रेजिस्टेंस होगी जी 625 ओहम्स और
पानी के हीटर की रेजिस्टेंस होगी 15.62 ओम। तो यहाँ से ये बात देखें जी, जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसमें से बहने वाला करंट ज़्यादा है, और जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसका करंट बहुत ही ज़्यादा कम है। ये बात हमारे समझ में भी आती है क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि करंट और रेजिस्टेंस का हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है, उलट, यानी कि ये हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। एक चीज़ के पढ़ने के साथ दूसरी काम हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल नंबर 14.10 आपको समझ आ गया है। बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी हिसाबी सवाल की जानिब, यानी 14.11 की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, और वैसे भी ये हिसाबी सवालात में से आखिरी सवाल है। 14.11 आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अगर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस 5.6 ओहम हो, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास 5.6 ओहम है, उसे एक मामूली सी रेजिस्टेंस वाली वायर के ज़रिए 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, यानी कि ये वोल्टेज आ गए किसके जी, बैटरी के। अब अगर इस रेजिस्टर में से बहने वाला करंट यानी कि आई यहाँ पे 0.5 एम्पेयर हो, तो 3 चीज़ें आपने मालूम करनी है। रेजिस्टर में सर्फ होने वाली पावर, यानी कि आपने पावर मालूम करनी है। फिर बैटरी की कुल पैदा होने वाली पावर, यहाँ पे भी पावर मालूम करनी है, और इन दोनों मिकदारों के दरमियान फ़र्क की वजह बताइए। ये सी पार्ट तो हमें तब समझ आएगा ना कि जब हम ए और बी हल करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इसमें फ़र्क आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हम लिखेंगे दिया गया डाटा। ये दिया गया डाटा किसके बराबर है, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास है किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो कि है 5.6 ओहम्स। साथ ही हमें दिया गया है बैटरी V, हमें दे दी गई है जी 3 वोल्ट, और उसके बाद बता दिया गया है करंट के बहाव की मिकदार, और ये है 0.5 एम्पेयर्स। अब हमें मतलूब क्या है ये हम लिखते हैं। इस जगह पे हम लिखेंगे कि हमें जो चीज़ें मतलूब हैं उसकी हेडिंग देंगे। तो 3 चीज़ें हमें मतलूब हैं, इसको ABC के ज़रिए हम लिख देते हैं इस तरह से। अब हमने लिखना है कि रजिस्टर में सर्फ होने वाली पावर, तो यहाँ पे लिखें कि सर्फ होने वाली पावर, फिर पैदा होने वाली पावर, और उसके बाद हमें मालूम करना है कि पावर्स में फ़र्क जो है वो क्यों आ रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे करनी है मालूम। तो चलें हम बढ़ते हैं हल की जानिब। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सर्फ शुदा पावर ये किस के बराबर होगी, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा कि पावर क्या होगी, सर्फ शुदा पावर किसके बराबर होनी चाहिए कि सर्फ शुदा एनर्जी कितनी है, और ये सर्फ शुदा एनर्जी कितने वक्त में जा रही है आगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमने पावर का जो फार्मूला पढ़ा था एनर्जी फी यूनिट टाइम, हमने सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल किया है। यहाँ पे चलें इसे हम लिखेंगे अलामती तौर पे, तो हम कहेंगे कि P बराबर आ जाएगा किसके, सर्फ शुदा एनर्जी के, और एनर्जी को आप कहते हैं I² RT। जोल के कानून के मुताबिक क्या कहता था, किसी भी कंडक्टर में पैदा होने वाले करंट की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है, और वो बराबर होती है I का मुरब्बा, फिर रेजिस्टेंस और वक्फे के हासिले ज़रब के, और टाइम इधर आ जाएगा। ये टाइम इस टाइम के साथ कैंसिल हो गया, तो पावर जो सर्फ हो रही है ये किसके बराबर आ जाएगी। इसको फ़र्ज़ करें मैं P1 का नाम दे देता हूँ। ये किसके बराबर आ गई, I का मुरब्बा। I की कीमत क्या है 0.5, इसका मुरब्बा आ गया, और रेजिस्टेंस की कीमत है 5.6। वैल्यूज़ जब इसका मुरब्बा लेंगे ये आ जाएगा 0.25, और 5.6 को जब ज़रब देंगे तो पावर की मिकदार आएगी
तो जब ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 1.4 और पावर के यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट होते हैं वाट। तो इस तरह से हमारे पास आ गई है सर्फशुदा पावर। ये तो सर्फशुदा पावर आ गई है, लेकिन हमें मालूम करनी है कि पैदा होने वाली पावर ये किसके बराबर है। तो ये इसके लिए हम लिखेंगे कि पैदा होने वाली पावर ये बराबर होगी, इसको P2 का नाम दे दें, और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसमें से बहने वाला करंट कितना है। तो V हमारे पास कितना है जी, 3 वोल्ट, और करंट कितना है 0.5 एम्पेयर। तो पावर जो आ गई वो आएगी जी हमारे पास 1.5, और यूनिट्स इसके आ जाएंगे वाट्स। तो इस तरह से हमने पैदा होने वाली पावर भी मालूम कर ली। लेकिन देखें, पैदा होने वाली पावर है 1.5, सर्फ होने वाली, खर्च होने वाली पावर है 1.4 वोल्ट। तो अब समझें, अब ये कह रहा है कि इन दोनों मिकदारों के दरमियान फ़र्क की वजह बतानी है। फ़र्क तो आ गया है, अब चलिए पता करते हैं कि फ़र्क आया कितना है। सी में लिखेंगे कि हमारे पास पावर में फ़र्क कितना आया है, डेल्टा P। ये डेल्टा का मतलब है चेंज, तब्दीली कितनी आई। हम लिखेंगे P2 माइनस P1, यानी पैदा होने वाली पावर और सर्फशुदा पावर के दरमियान फ़र्क कितना है, 1.5 माइनस 1.4, यानी कि जो पावर का फ़र्क आ रहा है ये है 0.1 वाट, यानी कि 0.1 वाट का फ़र्क आ गया। अब इसकी वजह भी बतानी है, उसके लिए फर्ज कर लें एक डायग्राम को। हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे लगी हुई है एक अदद बैटरी और इसके साथ जोड़ा गया है एक अदद रेजिस्टेंस, और इसको हमने इस तरह से मिला दिया है। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सवाल वाली लिख लें, 5.6 ओम है। बैटरी जो है ये 3 वोल्ट की है और इसकी वजह से पैदा होने वाला जो करंट है, बहने वाला जो करंट है वो है 0.5 एम्पेयर। अब हमें मालूम करना है कि यहाँ पे जो बैटरी पैदा कर रही है पावर वो है 1.5 वाट, लेकिन जो खर्च कर रही है वो है 1.4 वाट। आखिर ये 0.1 वाट कहाँ गया। वो कह रहा है कि जो तार है, जो वायर है, वो तो बहुत मामूली सी रेजिस्टेंस, यानी इसे कह लें कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। ऐसी रेजिस्टेंस जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि इस तार के अंदर से, वायर के अंदर से गुजरते हुए तो पावर खर्च नहीं हुई। तो यहाँ पे पावर खर्च होगी इस बैटरी के अंदर। देखें, बैटरी आपको एनर्जी तो दे रही है, लेकिन चार्ज को इस बैटरी के अंदर से गुजरते हुए कोई ना कोई पावर या एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो इस सारे कंडक्टर में मूव कर सकेगा। देखिए, कंडक्टर जितना मर्जी अच्छा कंडक्टर हो, उसमें लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पाई जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि 99.99% कॉपर वायर। अब ये 99.99% कॉपर वायर है, ये 100% क्यों नहीं है? क्योंकि कंडक्टर जितना मर्जी अच्छा कंडक्टर हो, उसमें रेजिस्टेंस बहरहाल मौजूद रहती है। तो हम कहेंगे कि ये जो 0.1 वाट का डिफरेंस आया है, फ़र्क आया है, वो इस वजह से आया है कि चार्ज बैटरी के अंदर जब मूव करेंगे, कंडक्टर के अंदर जब मूव करेंगे, तो एनर्जी थोड़ी वहाँ पे ज़ाया हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि कुछ पावर बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सवाल का जवाब देंगे। जब सारी चीज़ें मालूम कर जो चुके हैं, तो क्यों ना हम नतीजा यहाँ पे लिख दें कि हमने इस सवाल से क्या नतीजा अखज़ किया है। हमने कहा है कि अगर कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओहम है, उसको जोड़ा गया है एक अदद बैटरी के साथ जो 3 वोल्ट की है, इसकी वजह से बहने वाला करंट है 0.5 एम्पेयर, तो उससे पैदा होने वाली जो पावर है P2 वो कितनी है, 1.5 वाट, और जो सर्फ होने वाली, खर्च होने वाली पावर है वो है 1.4 वाट, और इसका जो फ़र्क है वो है 0.1 वाट,
और ये किस वजह से है? ये बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल ख़त्म हो, इसी के साथ हमारा ये हिसाबी सवालात वाला हिस्सा भी ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में समझाए गए सवालात आपको समझ भी आ गए हैं और आपने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये दो सवालात 14.10 और 14.11 भी आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 14 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी मुकम्मल हो चुका है। अब तक हम किताब के 5 चैप्टर समझ चुके हैं, इसकी एक एक चीज़ को हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब तक का जितना भी सफ़र हमारा गुजरा है ये सब आपको समझ आ गया है। कल से अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 15 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।